Hello and welcome to Jurisage YouTube channel. So since you are aware that UGC NET exam is going to be started from February month and exam start होने से पहले previous year paper solve करना काफी ज़्यादा crucial step होता है, right? Which one shouldn't miss. That is why keeping all these things in mind, मैंने इस वीडियो में 2022 attempt, right, जो last year नवंबर में हुआ था, उस अटेम्प्ट का मैंने सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे अपलोड किया है with the solutions. Hence do watch this video till the end. So before I start with the previous year paper, let me share an important information that Jurisage Academy is offering mock test series. And this mock test series is exclusively made for December 2022 attempt. राइट सो इस मॉक टेस्ट में आपको 10 फुल लेंथ पेपर मिलेगा जिसमें कि पेपर 1 एंड पेपर 2 इंक्लूडेड है राइट एंड वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड डिटेल्ड आंसर एनालिसिस राइट एंड ये देखिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते टाइम हमने काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है कि जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द रीसेंट ईयर पैटर्न राइट क्योंकि देखिए अभी हमने रीसेंट ईयर्स में काफ़ी कुछ चेंजेस देखे हैं यूजीसी नेट एग्जाम में तो सारी चीज़ों को कंसिडर करके वी हैव प्रोवाइडेड द क्वेश्चंस राइट एंड इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा राइट 24/7 एक्सेस भी है टू मोबाइल एंड योर लैपटॉप तो आप अपने कन्वीनियंस पे सॉल्व कर सकते हो okay so do check out this mock test series on the link which is given under the description box राइट इसके अलावा आपको कोई और क्वेरी है रिगार्डिंग दिस मॉक टेस्ट सीरीज तो आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स itself. So let's start with the paper. Our first question is, as you can see, we have got 5 statements and you have to choose the correct statement combination. तो पहला स्टेटमेंट आपका है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इज कवर्ड इन आर्टिकल 301. Yes, this is the correct statement. Second statement is restrictions on legislative powers of the union and states with regard to the trade and commerce are covered in Article 302. No, ये आपका जो provision है ये आपका Article 303 में दिया गया है. So B is your incorrect statement. Now statement C है आपका power of parliament to impose restrictions on trade, commerce and intercourse is covered in Article 302. Yes, right, 302 में पार्लियामेंट वाला को पावर दी गई है टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस. सो स्टेटमेंट सी इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट डी है आपका रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स आर कवर्ड इन आर्टिकल 304. सॉरी, this is also the correct statement. Right, now the last one, appointment of authority for carrying out the purpose of Article 301 to 304 is enshrined in Article 306. No, ये आपका Article 307 में दिया गया है. So accordingly, आपका statement B or E is the incorrect one. Apart from that, we have left with option number A, C and D. तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स वाले पार्ट से उठाया गया है एंड दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर आप सिंपल बेयर एक्ट के इंडेक्स भी पढ़ के जाते हो कॉन्स्टिट्यूशन के तो आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं. सो ऑफ कोर्स जो आपके काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे FR इज देयर, फंडामेंटल राइट्स है आपका, राइट, लेजिस्लेटिव पावर्स है, ये तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. राइट एंड बट इसके अलावा जो और भी आपके पार्ट्स दिए गए हैं विच इज कवर्ड अंडर योर सिलेबस, अगर आप उसका बेयर एक्ट लैंग्वेज भी पढ़ के जाते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाले प्रोविजंस भी आजकल ये लोग डिटेल में पूछ रहे हैं, वो भी आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा. तो बाकी इनके अलावा आप अगर पार्ट्स पढ़ेंगे तो फिर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन. Our second question is related to the IPC. तो यहाँ पे voluntarily का definition दिया गया है and you have to choose the correct section. तो voluntarily जैसा कि आप जानते हैं section number 39 of IPC में दिया गया है. तो आप of course it means कि जो definition part है IPC का that is also very important. Okay, आप अंदर उसके पढ़े ना पढ़े like content अगर आपको याद है तो it's better because बहुत ही कम टाइम बचा है आपके पास. At least आप इंडेक्स जरूर देख के जाइए.
Sorry. Now, question number 3. So before us we have got two statements. ये आपका Hindu Adoption and Maintenance Act से related है question. And this act is also very important. हर साल यहाँ से question आते ही आते हैं. Like who is capable to adopt, who is eligible to be adopted, requisites क्या होते हैं valid adoption के, maintenance क्या होता है, all those things. So let's see the question. Statement 1. A childless stepmother is entitled to claim maintenance under Hindu Adoption Maintenance Act 1956. Yes, this is the correct one, right? इसके लिए आप लोग रेफर करिए section 20 of Hindu Adoption Maintenance Act. So even a childless stepmother can claim maintenance. Then है आपका statement 2. Under this very act, if son is to be adopted, the adoptive father or mother shouldn't have a Hindu son, son, or son, right? 3 बार है. Whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption. Yes, this is also a correct statement, and for this you can refer section 11 of this very act. तो दोनों ही statement हमारे correct हैं. So accordingly, option number 1 is your correct answer. Now, question number 4, the Hicklin test, right? Under Article 19, Clause 2 is related to which of the following? तो Hicklin test, देखिए, it is actually related to the obscenity, ठीक है? And Supreme Court ने एक जजमेंट आया था बहुत काफी पुराना, रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1964 का ये केस है जहां पे ये हिकलिन टेस्ट अप्लाई किया गया था. ओके, सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑब्ससिनिटी. सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, डिसेंसी एंड मोरालिटी. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. तो देखिए, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है दैट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, राइट? एंड वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब लाइक जो बेसिक नॉलेज, जो बेसिक कंसेप्ट है आपका विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वहाँ पे ये चेक होता है, राइट? सो आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे. तो स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग है जहाँ पे आपके 2-3 कंसेप्ट आपके एक साथ टेस्ट किए जाते हैं. सो ऑल दैट थिंग, बी रेडी फॉर दैट. ओके, so let's see the question. Question number 5, given below are two statements. Statement 1, for judicial review, irrationality means that the decision is so outrageous in its defiance of logic, or accepted moral standards that no sensible person could have arrived at such a decision. Yes, this is the correct statement, और इसको Wednesbury test भी बोला जाता है. Statement 2 है आपका, for judicial review, unreasonableness means either the facts do not warrant the conclusion reached by the authority or the decision is partial or unequal in its operation. Yes, this is also correct. तो यहाँ पे आपका option number 1 correct answer हो जाएगा, where both statements are correct. Now, the next question, question number 6, ये आपका कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, राइट? तो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच करना है. जैसा कि आप जानते हैं दैट सालमन वर्सेस सालमन आपका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड केस है, राइट? और जो आपका रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइंट है दैट इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. एशबेरी आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. ओके, एंड देन लास्ट इज योर वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स, वही बचा लास्ट. तो डी का 1 हो जाएगा विच इज वोटिंग राइट्स. ओके, सो अकॉर्डिंगली आपका last option, which is option number D, is your correct answer. Okay, now the next question, ये आपका environment law का है. Okay, so over here, अच्छा हाँ, इसका ये point है कि जो question number 7 है ये question drop कर दिया गया था, right? UGC ने drop कर दिया था. The reason to this I presume is कि जो रामसर कन्वेंशन का है इसका यहाँ पे correct year नहीं दिया था, right? रामसा कन्वेंशन बेसिकली 1971 में आया था. 1971 ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे. ओके, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975. तो दोनों ही ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था. ओके, सो अकॉर्डिंगली स्टिल वी विल डिस्कस कि कौन सा कन्वेंशन कब आया.
तो देखिए रामसर कन्वेंशन आपका 1971 में आया था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये आया था आपका 1992 में। मिनामाता कन्वेंशन आया था विच इज रिलेटेड टू द मर्क्यूरी, ये आपका 2013 में आया था। और लास्ट है आपका यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये आपका 1994 में था। ओके तो ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फिर देखिए असर्शन रीजन आ गया। A bigamous marriage is void under Hindu law. Okay, it is correct. You can refer section 11 of Hindu Marriage Act. Reason इसका क्या दिया है? A child born out of void marriage is legitimate child of his parents. Reason भी आपका सही है, ठीक है। तो सेक्शन 16 आप इसका रेफर कर सकते हो of Hindu Marriage Act 1955. But क्या reason is the correct explanation to assertion? No. So accordingly आपका option number 2 is your correct answer. So both are correct, but R is not the correct explanation. Now question number 9. Question number 9. Again we have got two statements, right? So आप देख सकते हो कि repetitively ये लोग statement based questions ज़्यादा पूछ रहे हैं. So statement 1, Hart deals with primary rules of obligation and secondary rules of recognition. राइट तो यस HLA हार्ट ने ही आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स दिया था। नाउ स्टेटमेंट 2, हार्ट हैज नथिंग टू डू विद द रिफॉर्मेशन ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, राइट? सो इज दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? नो। सो हार्ट थ्योरी एक्चुअली उन्होंने ब्रिज किया था दैट यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट ने आपका देखिए कंसेप्ट ऑफ लॉ दिया था, right? And according to his theory, he has actually tried to bridge and an age-old gap between the analytical positivism, right? And so this is how we cannot say that he has nothing to do with the analytical positivism. Okay, so statement 1 is the correct statement. Statement 2 is incorrect, right? तो ये आपका accordingly option number 3 is your correct option. Now statement 10, question number 10. The following can be appointed as the chairperson of NHRC, right? So you have to choose the correct option over here. तो अगर आप section 3 clause 2A of Protection of Human Rights Act 1993 रेफर करोगे, right? section 3, तो वहां पे आपको सेक्शन 3 में आपका दिया गया है कि एनएचआरसी में कौन कौन एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड द मेंबर. सो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट अ पर्सन हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट or judge of the Supreme Court, they can be appointed as chairperson of NHRC. Next question आपका है 11. Okay, so again you have got multiple statements and you have to choose out, you have to filter out the correct ones. So in case of theft under IPC, the following ingredients are necessary. Dishonest intention to take the property. Yes, theft में ये जरूरी है कि dishonest intention होना चाहिए. Second है आपका the property can be movable or immovable. No. Dishonest intention है to take the property, तो ये movable property ही होनी चाहिए, right? Immovable property का theft नहीं होता है. It should move from one place to another place. तो statement B आपका गलत है. C है आपका property should be taken without the consent of the person. Yes, तभी वो theft होगा. D है आपका there must be some removal of property. Yes, the property must be movable property. Yes. So apart from B, okay, statement A, C, D, E is the correct option. And for that, you can also refer section 378 of IPC. So आपका option number 3 is your correct answer. Question number 12. Which of the following is false?
Okay, again, you have to choose the correct option, right? A contract is frustrated where the actual and specific subject matter of the contract has ceased to exist. ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका सेक्शन 56 से रिलेटेड है. सेक्शन 56 फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. तीनों पैरास जरूर पढ़ के जाइएगा और साथ में प्लीज इलस्ट्रेशन भी पढ़ के जाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड वेयर एक्चुअल एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट. यस, दिस इज द करेक्ट. 2 है आपका, the contract will frustrate where circumstances arise which make the performance of the contract impossible in the manner contemplated. Yes. An act to do an agreement to do an impossible act, ये आपका void हो जाएगा और ये आपका frustration of contract में ही आ जाएगा. Okay. So ये आपका para 2 से related है, तो आपका statement 2 भी correct है. A contract which required performance by promisor is frustrated on the death of the promisor. Yes, this is also correct. Then last है आपका seizing of subject matter of contract doesn't frustrate the contract. Okay, तो ये तो देखिए जो statement 4 it is completely contrary to your statement 1. तो ये आपका जो option number 4 है, ये आपका false statement है. Okay, now going ahead. क्वेश्चन नंबर 13 आईपीआर का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको जितने भी आईपीआर से रिलेटेड एक्ट्स दिए गए हैं, लेजिस्लेशन दिए गए हैं, इसको अरेंज करना है हमें इन असेंडिंग ऑर्डर. तो देखिए, ट्रेडमार्क का एक्ट आया था आपका 1999 में, पेटेंट आया था आपका 1960 में, डिजाइन एक्ट आया था 2000 में और कॉपीराइट आया था 1957 में. लास्ट वन इज दी PPVFRA, ये आपका 2001 में आया था. तो सबसे पुराना आपका यहाँ पे है कॉपीराइट एक्ट, फिर पेटेंट है, राइट, फिर आपका ट्रेडमार्क एक्ट है, देन आपका आता है फिर डिजाइन और PPVFRA. तो ये इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स एनवायरमेंट का आ गया क्वेश्चन. In greenhouse effect means increase in atmospheric temperature due to the concentration of greenhouse. Right now, we have been given with the 4 options. You have to choose the correct one. तो देखिए, greenhouse basically होता क्या है? So greenhouse effect, it is the warming of Earth's surface and troposphere, right? And it is caused by the presence of water vapor, carbon dioxide, methane, and the other certain gases in the air. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मल मीनिंग है ग्रीन हाउस इफेक्ट का. तो ऑफ कोर्स ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो इसी की वजह से जब वार्मिंग हो जाती है अर्थ सरफेस में, तो वी कॉल इट एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं, ग्रोइंग वेजिटेबल, ग्रोइंग फूड क्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस, इट हैज नथिंग टू डू विद द ग्रीन हाउस इफेक्ट. Now proceeding with question number 15. Who said that there are 2 elements of possession? Corpus possessionis and animus domini. ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, सैविनी ने कहा था. पोजेशन भी जरूर पढ़ के जाएगा जो जुरिस्प्रूडेंस में दिया गया है. Now, question number 16. Again, we have got Contract Act question. An agreement without consideration. Again, you can see कि statement based question है. An agreement without consideration is a void contract. Is this correct? Yes. B है आपका, agreement in restraint of marriage is a voidable contract. No, void होता है, section 26 देख लीजिएगा. An unmeaning agreement is a void contract. ठीक है, ये सही है. ये आपका बेसिकली अनसर्टेन एक्ट के बारे में अनसर्टेन अग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है. तो ये आपका ये सेक्शन 29 आप रेफर कर सकते हो. डी है, an agreement to do impossible act is a voidable contract. Of course not. It is section 56. Section 56 जब contract frustrate होता है तो वो void हो जाता है. तो डी भी आपका incorrect है.
Now, the last one is an agreement in restraint of legal proceeding is a void contract. Yes, section 28. तो आपका accordingly क्या हो जाएगा? Correct option A, C and E. Then option number 3 is your correct answer. Who defined ownership as plenary control over an object? Holland. Right? I mean, काफी ये repetitive question है. Okay, right? Now the next one. Again, statement-based question. A contract which ceases to be enforceable by law, it becomes void when it ceases to be enforceable. Yes. Section 2, Clause J, Indian Contract Act. Okay. Statement 2 है आपका, an agreement in restraint of trade is voidable. आपको पता है सेक्शन 27 में दिया गया है void agreements का ये पार्ट है, तो ये voidable नहीं होता है, void होता है. तो statement 1 is correct, statement 2 is false. तो accordingly आपका option number 3 is your correct option. 19 question है आपका. When an unmarried woman adopts a child and subsequently marries, the person who she subsequently marries shall be adoptive father होगा कि स्टेप फादर होगा, नेचुरल फादर होगा या इधर 1 और 2 होगा. तो इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 14 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. तो बेसिकली वो स्टेप फादर होगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is not a ground of divorce available to wife under section 13 clause 2 of Hindu Marriage Act 1955? तो वहां पे देखिए बेसिकली 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं which is available to wife 13 clause 2, right? And जिसके अकॉर्डिंग देखिए bigamous marriage होगा of the husband, that is the ground. Repudiation of marriage is also a ground before she attained 18 years, that is also a ground. Cruelty by husband ये ग्राउंड नहीं है. ओके, ये ग्राउंड नहीं दिया गया है 13 क्लॉज 2 में. ओके, एंड देन है आपका 4 है हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टिलिटी. तो ये भी आपका ग्राउंड है. तो ये ऑप्शन नंबर 3 छोड़ के तीनों ही ग्राउंड आते हैं. ठीक है, एंड हमें नॉन ग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो फिर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. National Commission for Backward Classes has been created through which amendment to the Constitution of India? So it was basically through 102nd Amendment. 102nd Amendment आपका 2018 में आया था, right? And it was ये जो आपका National Commission for Backward Classes है, it was made as a constitutional body under Article 338A of Indian Constitution. तो आपका option number 3 is your correct answer. Now question number 22. Law relating to armed conflicts of non-international character is governed by which of the following? Okay. So देखिए ये जो आपका है non-international character, actually it is governed by the Article 3, Common Article 3 of Geneva Convention of 1949 or the Additional Protocol 2 of 1977. And this convention has got 28 articles. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा. ह्यूमैनिटेरियन लॉ का है ये क्वेश्चन. ओके, नाउ 23 है आपका. अगेन वी हैव गॉट एनवायरमेंट लॉ क्वेश्चन. तो इसमें आपको क्या करना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दी गई हैं, राइट? ओके, सो देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है? इट इज अ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन and all the states that are parties to the convention, they are represented at COP. तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दिए गए हैं उनके नंबर दिए गए हैं, और साथ में यू हैव टू सी कि ये इनका सही लोकेशन पे हुआ था कि नहीं कॉन्फ्रेंस. तो COP 26 आपका ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था, ये ग्लासगो में हुआ था. COP 25 आपका क्या लिखा है यहाँ पे, लीमा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये आपका मैड्रिड में हुआ था. COP 24 आपका है मराकेश
क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये आपका कोटोविस में हुआ था, कैटोविस में। ओके, तो आपका बी सी इज इनकरेक्ट। डी आपका है COP22 कैटोविस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नहीं, ये वाला आपका मराकेश में हुआ था COP22। देन COP21 है आपका पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये आपका करेक्ट है। तो अकॉर्डिंगली सिर्फ ए और ई ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following is the correct one? A public company can be formed with minimum of 9 persons. No, it can be formed with 7 persons. ठीक है, public company 7, private company 2. A private company can be formed with 2 or more persons. Yes, like I have just said. Okay, तो 2 आपका correct है। बाकी दोनों भी देख लेते हैं हम लोग। Memorandum of Association is not required for the registration of company. It is very much required. ये आपका section 7 में दिया गया है, Memorandum of Association and articles. They both are the public documents and they both are the prerequisites to for the incorporation of the company. Next है आपका again articles of association is required. ये आपका section 7 में दिया गया है। ठीक है, तो आपका option number 2 is your correct answer. 25 है आपका the test of reasonable foresight in determining remoteness of damage was first applied in which case? So it was applied in wagon mount case. Okay, ये repetitive question है, ये कई बार पूछ चुके हैं। Now 26, given below are two statements. Statement 1, all human beings are not legal person. Is it true? Yes, it is true. ओल्ड टाइम्स में देखिए जो स्लेव होते थे दे वर नॉट कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन, और जो सन्यासीज भी होते हैं उन्हें भी लीगल पर्सन नहीं कंसिडर किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 1 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 है आपका स्टेट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज तो करेक्ट हो गया आपका, दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लीगल पर्सन। स्टेटमेंट 2 है आपका yes, state is a juristic person, it can sue and it can be sued. आपको क्लासिक एग्जाम्पल देखना है तो आप आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, राइट। द ओवर देयर स्टेट कैन sue also. तो आपके अकॉर्डिंगली बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नाउ assertion A, सॉरी assertion and reason फिर वाला क्वेश्चन आ गया। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट। A master is liable for all tortious acts of his servants done in the course of employment. Yes, vicarious liability. Reason, the representatives of a dead person, the representatives of the dead person are in certain cases liable for the acts of the deceased. Okay, this is also correct. Okay, तो देखिए टॉट में आपने पढ़ा होगा कि जो cause of action होता है, if a person dies, cause of action dies with that person. And if any of the parties die, cause of action comes to an end. ठीक है, तो ये जो ये एक्चुअली ये चीज एक आपके मैक्सिम से निकली है, विच इज एक्शियो पर्सनलिस मॉरिटर कम पर्सोना। ठीक है, बट ये मैक्सिम वहां नहीं अप्लाई होगा जहां पे ऐसे केसेस हैं वेयर एन एक्शन इज ब्रॉट अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, therefore the legal representative of the person who can be made liable for the performance. So okay, so that is the general rule कि cause of action dies with the person when the person is dead. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है आपका कॉज ऑफ एक्शन तो वहां पे आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को लाइबल किया जा सकता है, राइट, अटैच किया जा सकता है। सो बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, एक वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात कर रहा है और एक ओके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ 28 है आपका ट्रेड सीक्रेट्स डू नॉट कवर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? राइट, तो देखिए जो ट्रेड सीक्रेट बेसिकली होता है, ऑफ कोर्स इट इज कॉमर्शियली वैल्यूएबल भी होता है, प्रोडक्शन मेथड्स उसमें इंक्लूड होता है, बिजनेस प्लान्स भी रहते हैं, इंफॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग आप जैसे समझ सकते हैं
जो चीज़ें हुई हैं उसको वापस से रिवर्स करके वो कैसे अनलॉक उसको किया जाता है वो प्रोसेस को। तो जनरली रिवर्स इंजीनियरिंग इज नॉट कवर्ड अंडर ट्रेड सीक्रेट until and unless it has got some considerable input। ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। तो इन जनरल रिवर्स इंजीनियरिंग ट्रेड सीक्रेट में नहीं प्रोटेक्टेड होगा, राइट? और अगर कुछ ऐसा कंसिडरेबल इनपुट है, राइट, विच मे टेक फॉर्म ऑफ मनी, टाइम, प्रोफेशन, इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल नॉलेज एक्सेट्रा, तभी वो कवर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। Now the next question. Arrange in chronological order the case laws pertaining to cruelty under Hindu Marriage Act 1955। यहाँ पे देखिए फिर chronology आ गई, right? You have to arrange the case laws in a chronological manner। तो देखिए पहला केस है आपका दुर्गा प्रसन्ना त्रिपाठी वर्सेस अरुंधति त्रिपाठी। ये आपका केस आया था 2005 में। भागवत वर्सेस भागवत आपका 1965 में आया था। परवीन मेहता आपका आया था 2002 में। स्वपन कुमार दास आया था आपका 2006 में। और सत्येंद्र कुमार गुप्ता आया था 2015 में। तो अकॉर्डिंगली देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले भागवत आया, देन आपका प्रवीण मेहता, राइट, देन दुर्गा प्रसन्ना आया, देन आपका स्वप्न दास आया, देन आपका सत्येंद्र आया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30। Every decision of the GST Council shall require it to be taken at meeting by। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कोरम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो इफ यू फॉर दिस यू शुड रेफर आर्टिकल 279A, जिसमें कि जीएसटी काउंसिल को इंक्लूड किया गया था थ्रू 101st अमेंडमेंट 2016। तो आप जो आर्टिकल 279A है आप उसका क्लॉज 9 जरूर देखिएगा, वहां पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2। बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड नोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अगेन वी हैव गॉट आईपीआर क्वेश्चन। Which of the following is not correct under Geographical Indication of Goods Registration Protection Act 1999? तो जीआई आप जानते ही हैं, काफी इंपॉर्टेंट आईपीआर होता है। जैसे कि आपका बासमती हो गया, दार्जिलिंग टी है, या टेराकोटा वर्क है, बंगाल का रसगुल्ला है, ऑल दैट यू नो आर दे डू कम अंडर जीआई। तो ये बेसिकली होता क्या है, देखिए ये जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है उनकी it actually used to identify the agricultural, natural या manufactured goods of that particular community। तो accordingly आपका यहाँ पे हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं एक एक ऑप्शन करके। प्रोड्यूसर इन केस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स इंक्लूड्स पर्सन हु प्रोड्यूसेस द गुड्स। यस, तो यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोड्यूसर का मीनिंग देखना है। Producer in case of agricultural goods includes person who packages such goods। Yes, ये भी आपका include होता है। 3 है आपका producer in case of natural goods includes person who exploits such goods। Yes, producer in case of handicrafts includes person who packages such goods। ये आपका incorrect है। हैंडीक्राफ्ट में जो बंदा पैकेज करता है वो इंक्लूड नहीं होता है प्रोड्यूसर में। ठीक है, तो आपका 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ 32। अगेन वी हैव गॉट क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे जो आपके स्कूल्स हैं दिए गए ज्यूरिस्प्रूडेंस के, वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं नेचुरल लॉ स्कूल पहले आया था, उसके बाद हिस्टोरिकल आया था, एनालिटिकल था, मतलब आफ्टर हिस्टोरिकल देयर वाज एनालिटिकल, एंड आफ्टर एनालिटिकल वी हैव गॉट रियलिस्ट स्कूल। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ 33 इन्वायरमेंट लॉ का क्वेश्चन है। ओके, तो ये देखिए रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में आया था। इसे हम लोग अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। ओके, एंड इसमें देखिए 27 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। आप एक बार प्लीज ऊपर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि जितने प्रिंसिपल्स दिए हैं क्या वो सही है कि नहीं। प्रिंसिपल 1, ह्यूमन बींग्स आर एट
द सेंटर ऑफ कंसर्न्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, ये करेक्ट है। प्रिंसिपल 16 है आपका, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट द प्रिकॉशनरी अप्रोच शैल बी वाइडली अप्लाइड बाय द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। तो ये आपका प्रिंसिपल 15 में दिया गया है, तो 16 आई मीन बी जो है दैट इज इनकरेक्ट। 14 है आपका, environmental impact assessment shall be undertaken for proposed activities that are likely to have significant adverse impact on the environment. ये आपका प्रिंसिपल 14 में नहीं, प्रिंसिपल 17 में दिया है। 20 है आपका प्रिंसिपल 20, women have a vital role in environmental management and development. Yes, this is correct. प्रिंसिपल 20 का है ये। प्रिंसिपल 24 है आपका, पीस डेवलपमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल। ये आपका प्रिंसिपल 25 में दिया है। तो अकॉर्डिंगली देखिए बी, सी एंड ई आर द इनकरेक्ट वन एंड हेंस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए एंड डी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, राइट, जो रियो डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल दिए गए हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। अगेन वी हैव गॉट टू स्टेटमेंट्स। एनआई का क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1 है आपका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। यस, ये आपका सेक्शन 13 ऑफ एनआई एक्ट में एनआई का डेफिनेशन ही दिया है। सो अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई मीन स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट वन। स्टेटमेंट 2 है आपका, होल्डर मींस एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन became the possessor of a promissory note, bills of exchange or check if payable to bearer or the payee or endorsee. Okay, तो ये आपका गलत है। होल्डर नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है जो आपका फॉर अ कंसिडरेशन दे बिकम अ पोजेसर ऑफ एनआई। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। The following is or are the exceptions to the principle of strict liability. Strict liability आपको पता है बहुत important concept है tort में, and strict liability के exceptions दिए हैं, होते हैं, defenses available हैं, लेकिन absolute liability which is applicable in India उसके exceptions नहीं होते हैं, उसके कोई defense नहीं provided है। ओके, तो दोनों में confuse मत होइएगा। तो देखिए strict liability के कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं। एक्ट ऑफ गॉड है, राइट, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ भी है, इंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट ये नहीं होता, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी ये भी एक्सेप्शन है, माइनॉरिटी ये नहीं होता, इसके अलावा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, ये सारे एक्सेप्शंस में इंक्लूड है ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन इज ए बी, ओके, डी, ए बी डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ अगेन आपका देखिए स्टेटमेंट बेस्ड आ गया, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है ये। Imperative law means a concept of rule of action imposed upon men by some authority which enforces obedience to it. Yes, this is the correct one. Natural law signifies the principle of natural right and wrong. Yes, very simple. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 is your correct answer. 37 है आपका, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में से every state and every local authority within the state is required to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at primary stage of education. ये है आपका आर्टिकल 350A। वेरी सिंपल। 38 है आपका, ओम्बड्समैन, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वीडन आंसर है इसका। 39 आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इज मेनली इम्पोर्टेड इन आर्टिकल 14, रिपीटेड क्वेश्चन। नाउ मैच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी सिंपल, ये भी रिपीटेड है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में नहीं पूछता लेकिन हाँ पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू आपका केशवानंद, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है आपका इंदिरा गांधी, बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है, ये आपका मिनर्वा मिल्स है, राइट, एंड देन वी हैव गॉट सेक्युलरिज्म, एस आर बोमाई। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर।
41 है आपका आईपीसी से रिलेटेड है, assertion रीजन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं. Nothing is an offense which is done in exercise of right of private defense. Yes. Section 96. Reason क्या है? Z is carried off by tiger. A fires at tiger knowing that shot may kill Z. So his shot gives Z a mortal wound. A hasn't committed any offense. तो ये देखिए, ये इलस्ट्रेशन में से उठा के इन्होंने दे दिया है. तो सेक्शन 92 का ये इलस्ट्रेशन है, which talks about act done in good faith for the benefit of a person without consent. उसका आप इलस्ट्रेशन देखेंगे, आपको सेम इलस्ट्रेशन मिल जाएगा. तो assertion is correct, reason is also correct, but reason is not the correct explanation of A. तो आपका accordingly option number 2 is the correct answer. देखिए, ये देखिए रिपीटेड है. अभी ऊपर ही पूछा गया था कि who has said that ownership as a plenary control over object. तो statement A, right? Sorry, statement 1 is your correct statement. Statement 2 है आपका ownership is either vested or contingent. हाँ, इसके अलावा ओनरशिप के कई टाइप्स दिए गए हैं, कई क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं. लाइक ओनरशिप इट कुड बी कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप, ट्रस्ट, बेनिफिशियल ओनरशिप, लीगल, इक्विटेबल ओनरशिप होती है, सोल ओनरशिप होती है, को ओनरशिप होती है. तो यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ 43, ये आपका इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है. एंड you have got a maxim. Pacta tortoise, neck, nocent, neck, prosant. I might be pronouncing it wrong. But इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि that a treaty binds the parties and only the parties. Thus it states that the binding power of a treaty is limited only to the consenting person. तो accordingly अगर आप देखेंगे तो option number 3 is the correct answer, that only parties to international law are bound by it. Okay. 44 है आपका a child born out of a void Hindu marriage are in the eyes of law. ये क्या होते हैं? लेजिटिमेट होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या इनको राइट्स मिलती हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कि नहीं? राइट. तो इसके लिए आप सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रेफर करेंगे, जहाँ पे लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के बारे में दिया गया है. एंड अकॉर्डिंगली कि लेजिटिमेट होते हैं. एंड ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, जिसके हिसाब से ऑफ कोर्स दे आर लेजिटिमेट बट दे आर हैविंग राइट ऑफ इनहेरिटेंस लिमिटेड टू देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी ओनली. ओके, ये आपका सेक्शन 16 में दिया गया है. नाउ 45 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 क्या है आपका? पर्सनल राइट्स आर इनहेरिटेबल. इज इट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट. पर्सनल राइट आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो. इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, इनहेरिटेबल राइट्स जो हैं वो पास हो सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. तो जो पर्सनल राइट्स है दे आर अनहेरिटेबल, राइट, इनहेरिटेबल राइट्स, राइट, व्हिच डाइज विद द डेथ ऑफ इट्स ओनर. मैं नौकरी कर रही हूँ, राइट, अगर मान लीजिए मैं कोई जॉब कर रही हूँ, तो मैं सरकारी नौकरी की बात ही करें, अगर मैं प्राइवेट जॉब भी कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स दैट इज माय पर्सनल राइट. आई मीन व्हाटएवर राइट्स और लायबिलिटीज हैज बीन अटैच्ड विद इट, वो आगे मेरे जनरेशन में नहीं ट्रांसफर होगी. तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट इनहेरिटेबल. स्टेटमेंट 2 है आपका लीगल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय लॉ. तो देखिए, जो लीगल राइट्स होते हैं इट इज different from your moral and natural right in the sense that it is recognized and protected by law. तो ये आपका करेक्ट है, राइट. स्टेटमेंट 2 इज योर करेक्ट वन. तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 46 लीगल एड का क्वेश्चन है ये. in which case legal aid was held to be the fundamental right. ओके, यहाँ पे हमारे सामने कुछ केसेस दिए गए हैं. सुनील बत्रा का आपको पता है, इट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रिजनर.
MH Horscourt केस, ये आपका लीगल एड से रिलेटेड था, वेयर इट वाज हेल्ड दैट इट वाज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, लीगल एड। देन आपका प्रेम शंकर शुक्ला केस, ये आपका हैंड कफ से रिलेटेड था, दैट हैंड कफिंग वाज कॉन्स्टिट्यूशनली, वेदर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। केशवानंद भारती आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर का केस है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 47 डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये आपका 326 ए ऑफ आईपीसी में दिया गया है, वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, ये आपका 326 बी में ही दिया है। सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट 354 ए, स्टॉकिंग आपका 354 डी में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ज्यूरिस्ट को अरेंज करना है, राइट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बेंथम ऑस्टिन पाउंड होम्स। तो देखिए बेंथम पहले आए थे 1832 में, ओके, देन ऑस्टिन आए थे, राइट, देन आपके पाउंड आए थे 1900 अराउंड, एंड देन होम्स लास्ट में थे 1931 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज 3 गिवन अंडर 3, ये आपके करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, Competition Act. The Competition Act 2002 provides for which of the following? तो देखिए जैसा स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपका जो कॉम्पिटिशन एक्ट का जो प्रियम्बल है मेंशन्ड है, यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है, प्रियम्बल से ही क्वेश्चन उठा लिया गया है, ठीक है। तो बाकी जितने भी मोस्टली एक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गए, इन सब में देखिए प्रियम्बल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन प्रियम्बल की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल तो है ही इम्पोर्टेंट। उसके अलावा कॉम्पिटिशन एक्ट का भी आप प्रियम्बल देख के जाएंगे, और इन्वायरमेंट एक्ट का भी आप, इन्वायरमेंट एक्ट और एनजीटी एक्ट, इसका आप लोग जरूर से प्रियम्बल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन इफेक्ट ऑन कंपटीशन, यस, दिस इज करेक्ट। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, दिस इज आल्सो करेक्ट। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, हाँ जी बिल्कुल, कंज्यूमर्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन एक्ट बनाया गया, सो दैट जितने भी मार्केट प्लेयर्स हैं, इंटरप्राइजेस हैं या जो ट्रेडर्स है वो एक्सप्लॉइट ना करें, और एक हेल्दी कंपटीशन भी बना रहे। डी है आपका, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय द अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, यस। टू एस्टैब्लिश एनसीएलटी एनसीएलटी टू डिसाइड वेरियस मैटर्स, नहीं। ई आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, सारे के सारे मैटर सीसीआई के पास ही जाते हैं, ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद द एनसीएलटी और एनसीएलटी, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट, A, B, C, D is your correct option. Option number 4 is your correct answer. Now B, sorry, question number 50. Consumer Protection Act 2019 talks about direct selling, e-commerce, electronic service provider. Yes. जो इससे पुराना वाला था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वहां पे इन तीनों टर्म्स के बारे में बात नहीं थी, ओके, बट जो नया वाला एक्ट आया है which has completely replaced the older one. डायरेक्ट सेलिंग आपका देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 13 में दिया है, ई कॉमर्स आपका सेक्शन 2 क्लॉज 16 में दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर आपका सेक्शन 2 क्लॉज 17 में दिया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है, आप उसका डेफिनेशन पार्ट भी जरूर पढ़ के जाइएगा। तो अकॉर्डिंगली देखते हैं बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है। यस, इट इज ट्रू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये तीनों दिए गए हैं, प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये तीनों नहीं दिए गए थे, तो ये भी करेक्ट है आपका। तो बोथ 1 and 3 is the correct option. Now again we have got match of the following. ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आईटी एक्ट से निकाला गया है इसे, ठीक है।
तो एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड ट्रंकेटेड चेक, ये आपका दिया है 81A में, ठीक है, ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये आपका दिया है सेक्शन 3A में, राइट। तो आपका बी का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 2, ठीक है। देन आपका सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये आपका दिया गया है 15 में ही दिया गया है ये। और वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये आपका 10A में दिया है। तो ये जो यहाँ पे सेक्शन 104 है, इट इज नॉट सेक्शन 104, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 10A है ये, ठीक है। 10A भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो आपका अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ 52, which of the following is or are not administrative action? तो पहले समझ लेते कि हम लोग की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते क्या हैं बेसिकली। तो these actions basically protect the public and maintain law and order in the society. It is an action which is legislative and not a judicial action. Okay? तो इसमें से जो आपके भी ऑप्शंस दिए गए हैं, you have to choose which is amongst them which is not an administrative action. ठीक है, तो देखिए इंटर्नमेंट, एक्सटर्नमेंट एंड डिपोर्टेशन। ओके, तो ये तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ सिलेक्शन कमिटी, ये भी आपका एडमिन एक्शन हो गया। फैक्ट फाइंडिंग एक्शन, ये भी आपका हो गया। नाउ फॉर्मिंग ओपिनियन और ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, the word environment has been defined under which of the section of Environment Protection Act 1986? तो ये जो एक्ट है, राइट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी जरूर आप डेफिनेशन पार्ट पढ़ के जाइएगा। जैसे कि आपका हैजरस वेस्ट हो गया, राइट, ऑल दिस आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। एंड इसके अलावा भी और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो एनवायरमेंट आपका देखिए सेक्शन 2A में ही दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। 54 है आपका, a car was sold on as is basis and without any warranty or guarantee whatever. After 5 days of contract, the engine of the car blew up. Discuss the liability of seller. ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कि सेलर की लाइबिलिटी क्या होगी। तो देखिए जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वहां पे आपको वारंटी एंड कंडीशन का पार्ट मिलेगा। अगर कंडीशन ब्रीच हो रही है, यू कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वारंटी ब्रीच होती है तो यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द कार वाज सोल्ड एज इज बेसिस और यहाँ पे वारंटी नहीं दी गई थी, तो क्या यहाँ पे सेलर की लाइबिलिटी बनेगी? यहाँ पे सेलर की लाइबिलिटी जरूर बनेगी, क्योंकि देखिए सेलर की of course he has a duty to discover and repair any defects which are patent, ठीक है, जो प्राइमा फेसी दिख जाए, राइट। इट डजेंट मैटर कि हाँ वारंटी दे रहा है नहीं दे रहा है, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी केयर करना उसकी जिम्मेदारी है। एंड सी द एज इज डिस्क्लेमर इज नॉट गोइंग टू रिलीव द सेलर फ्रॉम इट्स लाइबिलिटी। ओके, तो इस केस में भी आपका जो सेलर है, he will be liable for the damages due to the fundamental breach of the standard form of contract. So option 1 is your correct answer. Now, next question is 55. General principles of law recognized by civilized states as a source of international law has been applied in following case. तो ये आपका मैब्रोमेटस पैलेस्टाइन कंसेशन केस में अप्लाई हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, ये आपका एनवायरमेंट लॉ का क्वेश्चन है। काफी रिपीटेड कन्वेंशंस हैं, ये सब कई बार पूछे गए हैं, मतलब लाइक आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि हर साल ही ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो
जो बॉर्न कन्वेंशन है आपका, दैट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वियना कन्वेंशन आपका प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से है। वियना कन्वेंशन के ही थ्रू आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, दैट इज रिलेटेड टू दी ओजोन लेयर। देन आपका बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन आपका इट इज रिलेटेड टू द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। बचा आपका रॉटरडैम कन्वेंशन, दैट इज रिलेटेड टू दी certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. So इसके accordingly आपका option number 2 is your correct answer. Now question number 57, Marseille Dock versus Procter. ये देखिए आपका डॉट से related case है. Okay, so Marseille Dock versus Procter ये आपका है case. It is related to the vicarious liability. Metropolitan Asylum District versus Hill ये आपका statutory authority से related है. Nikos versus Marsland ये है आपका एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड केस लॉ। देन आपका होम्स वर्सेस मैथर ये है आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट से रिलेटेड। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, in the light of Criminal Law Amendment Act 2013, which of the following statements is or are correct? So पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। The word rape in section 375 IPC has been replaced with sexual assault. No. Rape is now gender neutral offense. No. Sorry. The amendment has fixed the age for consensual sex as 16 years. No. बल्कि the consensual sex का जो age है, it has been fixed at 18 years. ठीक है, तो accordingly आपका option number 4 is your correct answer. Now, question number 59. Dash has to provide by making regulations for any class or class of companies which may file a shelf prospectus. Prospectus का क्वेश्चन है, ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। प्रोस्पेक्टस देखिए आपके 4 तरीके के होते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सबरिज प्रोस्पेक्टस एंड एक लास्ट होता है आपका आरएचपी। ठीक है, तो जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो आपका सेक्शन 31 में दिया गया है एंड उसमें वही सारे पर्टिकुलर्स जाएंगे, डिस्क्रिप्शंस जाएंगे जो सेबी ने फिक्स किया है। ओके, क्योंकि इसकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 सेबी। Sorry. Now question number 60, again chronological order. All right, तो देखिए पहला है आपका केस है NLSA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका 2014 में आया था। नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ये आपका 2009 में आया था। नवतेज सिंह जौहर ये आपका 2018 में आया था एंड सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन ये आपका 2013 में आया था। ठीक है, एंड द केसेस ऑफ नवतेज सिंह जौहर एंड सुरेश कौशल वर डिसाइडेड इन द सेम ईयर। नो, नवतेज आपका 2018 में आया था, सुरेश आया था 2013 में, तो ई आपका इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। अब क्रोनोलॉजिकली हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो नाज पहले आया था यहाँ पे, ठीक है, नाज के बाद सो फर्स्ट इज बी, राइट, बी वाला दिख रहा है आपके यहाँ पे आपको। फिर आया था सुरेश 2013 में, डी हो गया, फिर ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ना 61, ऑर्डिनरी और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी गिवन। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं, क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है कि प्रोस्पेक्टिव होता है कि दोनों होता है? तो जनरली इन अ जनरल सेंस जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं इनका जो इनको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही दिया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं तभी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ 62, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। वाइड मैरिज आपका कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 11 ऑफ HMA। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट 13B, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये बेसिकली 13B है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। फिर आपका मेंटेनेंस हो गया, ये आपका पेंडेंट लेट,
ये है आपका सेक्शन 24 में दिया है और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी दिया है सेक्शन 27 में। चारों ही सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोविजन जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। Statement 1, that every public company shall have at least 3 directors and every private company shall have at least 2 directors. Yes. ठीक है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। Statement 2 है आपका, there can be a maximum of 15 directors and for having more than 15 directors the company may pass a special resolution. Yes, this is also correct. ठीक है, आप इसके लिए सेक्शन 149 क्लॉज 1 आप देखेंगे, एज इट इज प्रोविजन कट कॉपी पेस्ट कर दिया है और दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, every partner of a partnership firm is liable for all the acts of the firm done while he is a partner. The doctrine is called, तो गिवन ऑप्शंस है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, रेस्टिट्यूशन, स्टॉप और प्रोपोर्शनैलिटी। तो देखिए, अगर हम लोग पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो वहां पे आपको होल्डिंग आउट का ही डॉक्ट्रिन मिलेगा। होल्डिंग आउट और एस्टॉपल ऑलमोस्ट एक ही होते हैं। रेस्टिट्यूशन प्रोपोर्शनैलिटी का हैज नथिंग टू डू विद द पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी। सो देखिए, वी नो that every partner is liable for all the acts of the firm while he is a partner. But कुछ cases में जो partner होता है, कुछ cases में a person who is not a partner in the firm, he may be deemed to be a partner or held out to be a partner for the purpose of liability towards the third party. और वो होते हैं आपके holding out, partner by holding out. तो पर्सनली मुझे ऐसा ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज इन लोग को रिफ्रेम करना चाहिए था, राइट, सो दैट एक कनेक्शन बन जाता ऑप्शन और क्वेश्चन में। एंड यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 65, ये क्या है आपका, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ लॉ, जॉन रॉल्स। आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन। ओके, तो आप ऐसे मैच कर लीजिए, ए का 2, बी का 3। ठीक है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है आपको ना। निको मेकियन एथिक्स, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ये आपका एरिस्टोटल ने दिया था। एंड इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरास, ये आपका डेविड ह्यूम दिया था, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 66, direct question. Under which article of the Constitution it is the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, okay, and to ensure that a government of state is carried on. ये देखिए आपका इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 355। इमरजेंसी प्रोविजंस भी जरूर पढ़ के जाइएगा, अंदर से पढ़ के जाइएगा, लाइक उसका जो लैंग्वेज है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 67, which of the following can be registered as trademark? तो देखिए, ट्रेडमार्क बेसिकली होता क्या है, इट इज अ डिस्टिंक्टिव मार्क होता है आपका, that is going to distinguish your product or services from the other companies or from the other enterprises. ठीक है, it could be a word, it could be a symbol, it could be a device, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है it is a distinctive mark. Now question number 68, again we have got 2 statements. Statement 1, an appeal shall lie in the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a high court in the territory of India if high court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death. तो देखिए, ये जो आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका उठाया गया है आर्टिकल 134 से, विच इज रिलेटेड टू द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं।
फर्स्ट टू लाइंस ऑलमोस्ट सेम है. If the High Court has withdrawn, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ. If the High Court has withdrawn from trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such a trial convicted the accused person and sentenced him to death. तो ये जो आपका आर्टिकल 134 है उसी को ब्रेक डाउन किया गया है, राइट? सो अकॉर्डिंगली आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. Again, we have got statement based question और ये contract act का question है. Now statement A, statement 1, A becomes surety to C for B's conduct as a manager in C's bank. So A is a surety here, right? C is the creditor and B is the principal debtor, right? If you're going to apply the ये contract वाली guarantee. So afterwards, B and C contract without A's consent that B's salary shall be raised and that he shall become liable for 1/4 of the losses on overdrafts. B allows a customer to overdraw and bank loses sum of money. तो देखिए यहाँ पे तीन पार्टीज आपको दिख रहे हैं. A जहाँ पे श्योरिटी है, C क्रेडिटर है, B इज द प्रिंसिपल डेटर. फिर बाद में बी और सी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं विदाउट एज कंसेंट. तो आपको जैसा पता है कि अगर आप मतलब लाइक प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर कुछ चेंजेस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट द कंसेंट ऑफ ए, ओके, तो फिर मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी वहीं एक्सटिंग्विश हो जाती है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग. A is liable to make good the laws as he surety to C for B's conduct. No. जहां कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ, जहां वेरिएंस हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, श्योरिटी का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा. ये आप इसके लिए सेक्शन 133 भी आप रेफर कर सकते हो. अगर चेंजेस हो रहे कॉन्ट्रैक्ट में देन द श्योरिटी मस्ट बी ड्यूली इन्फॉर्म्ड. अगर नहीं इन्फॉर्म्ड है, उसको कोई आइडिया नहीं है, तो उसकी लाइबिलिटी वहां पे नहीं अट्रैक्ट होगी, वहां पे कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी. So accordingly, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Section 133 of Indian Contract Act देख सकते हैं आप इसके लिए. Now, question number 70. In order to establish a cartel, which is what is not necessary. तो ये देखिए ये आपका Competition Act का है. Okay. Cartel basically क्या होता है कि कुछ enterprises साथ में मिलके, okay, like they can control the prices, they can control the supply, they can control the distribution. और इस ऐसा अगर एक मार्केट एनवायरनमेंट अगर कंट्रोल हो जाएगा कुछ enterprises के हाथ में, तो of course that is going to negatively affect the consumers also. और जो न्यू मार्केट एंट्रेंट्स होते हैं फिर उनको भी मौका नहीं मिलेगा मार्केट में एंट्री करने का. तो इस इन एनी वे कार्टेल शुड बी अवॉइडेड. ओके, और ऑफ कोर्स सीसीआई डज टेक एक्शंस अगेंस्ट इट. तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या क्या दिया गया है. So there should be an agreement. Yes. It should be between an association of producers, seller, distributor, traders or service providers. हाँ, ठीक है, तो ये जो market players होते हैं ये इन्हीं के बीच का association होता है. The object should be to limit, control or attempt to control the product distribution, sale or price or trade in goods or provisions of services. Yes. ठीक है, तो वो basically market control करने के लिए होता है, which is of course not a good thing. And option number 4, cartels are very good for competition. So in order to establish a cartel, what is not necessary? It is option number 4. Cartels in any sense, they are not good for competition, not good for healthy competition. Now question number 71. डॉक्ट्रिन्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन्स दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल डॉक्ट्रिन्स है, रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं, राइट? तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस आपको पता है, दैट इज द ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द लेजिस्लेशन. ऑलराइट, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट ये है आपका, सॉरी, a law is not invalid even though trenched incidentally or to another list, right? तो
ये आपका है। देन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, द पार्ट ऑफ स्टैट्यूट विच इज बैड कैन नॉट बी सेवर्ड फ्रॉम द रेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लिस्ट में 2 और 3 है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज रिफ्रेम करना चाहिए था सो दैट थोड़ा सा मैच हो जाए अच्छे से। एंड देन है आपका लास्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मुझे लग रहा है यहाँ पे रह गया। सो कलरेबल लेजिस्लेशन व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कांट बी डन इनडायरेक्टली। तो आपका अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, again assertion and reason. The ex post facto laws are laws which voided and punished an act which had been lawful when done. Yes, right, this is correct. Now imposing reason में क्या है? Imposing or increasing a penalty with retrospective effect for violation of taxing statute doesn't infringe Article 20 Clause 1. तो देखिए जो आर्टिकल 20 है दैट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो इससे ये क्या इम्प्लाई हो रहा है कि ये सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड ही होता है, राइट? अगर आपका कुछ ये कॉमर्शियल लॉ से रिलेटेड है या टैक्सिंग स्टैट्यूट है तो ऑफ कोर्स वहां पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अंडर आर्टिकल 20। तो देखिए अकॉर्डिंगली आपका असर्शन ए इट इज करेक्ट, राइट? एंड रीजन आपका गलत है। तो फिर ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, which of the following is incorrect? An agreement not enforceable by law is said to be voidable. तो ये आपको पता है void होता है, ठीक है? सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? बाकी सब सही है। अगेन वी हैव गॉट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसीलिए टाइम लगता है पेपर सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं फटाफट। स्टेटमेंट 1 क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स relating to the administrating of the affairs of the union and proposal for legislation. Yes, आप इसके लिए आर्टिकल 78 जरूर रेफर करिएगा, वहां पे आपको ड्यूटीज दी गई हैं ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट? कैसे कैसे इंफॉर्मेशन फर्निश करनी चाहिए। नाउ स्टेटमेंट 2 है आपका, it is the duty of the prime minister to furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation as the president may call for. Yes. ठीक है, तो both are the correct statement। 78 आर्टिकल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, among the Muslims सरीरी is the stage। तो देखिए ये बेसिकली आपके वहां से क्वेश्चन उठाया गया है, दैट इज रिलेटेड टू दी कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है? तो वहां बेसिकली 3 स्टेजेस दिए गए हैं, सागीर, सरीरी और बुलुग। सागीर में ये फर्स्ट स्टेज होता है व्हेन बॉय और गर्ल इज अंडर द एज ऑफ 7 और उनकी मैरिज विल बी वॉइड ab initio। सरीरी आपका होता है, इट इज अ सेकेंड स्टेज वेयर द एज ऑफ बॉय और गर्ल इज बिटवीन 7 to 15 years there and their marriage can be only valid if it has been performed by the guardians, ठीक है? देन है आपका बुलुग स्टेज होता है जो तीसरा स्टेज होता है, वहां पे बॉय और गर्ल हु आर अबव 15 years दे कैन मैरी विद देयर ओन फ्री कंसेंट। तो यहाँ पे सरीरी पूछा गया है, तो ऑफ कोर्स इट इज ऑप्शन नंबर 2, हु आर बिलो 15 years। इनके मैरिज के लिए गार्डियंस का दिस थिंग मतलब इनके गार्डियंस ही जब परफॉर्म करेंगे मैरिज तभी इनका मैरिज वैलिड होगा, ठीक है? देन हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, courts cannot review the question as to what aid and advice is given by the council of ministers to the president। yes, कोर्ट वहां पे नहीं इंटरफेयर कर सकता है, ये आपका एक्सप्रेसली दिया गया है आर्टिकल 74 में, जरूर पढ़ के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। द क्वेश्चन ऑफ एड एंड एडवाइस बाय द council of ministers is a justifiable issue। no,
right? It is not the correct one. The Article 14 cannot be invoked against discrimination made by the constitutional provision. ये भी आपका करेक्ट नहीं है. Article 14 आपको पता है, Article 14 cannot be invoked. Yes, Article 14 को तब invoke नहीं किया जा सकता, which is मतलब अगर if the discrimination is made by the constitutional provision, yes, this is the correct. आपको पता है आर्टिकल 14 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑन द ग्राउंड्स व्हिच इंक्लूड सेक्स, रेस, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल एटसेट्रा. ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. तो यस, सी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट. द क्वेश्चन ऑफ एड एंड एडवाइस नेक्स्ट है आपका. द क्वेश्चन ऑफ एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट जस्टिफिएबल इशू. यस, बिकॉज इट कैन नॉट बी सेटल्ड बाय द कोर्ट. ठीक है, आर्टिकल 74. तो डी भी आपका करेक्ट है. ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट बी, डी और सी और ई, ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब ऑपोजिट ऑपोजिट दिए गए हैं, राइट. तो ई है आपका आर्टिकल 14 कैन बी वर्कड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. तो जस्ट सी का ऑपोजिट ई दिया गया है, बी का ऑपोजिट डी दिया गया है. तो अकॉर्डिंगली देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, वेयर ए, सी एंड डी इज योर correct answer. Now, next question, 77. Article 13 doesn't apply to which option? Okay, so Article 13 देखिए, it doesn't apply to any amendment of the Constitution which is made under Article 368. This is the correct option. Now, question number 78. RCR, Restitution of Conjugal Rights, इसका जेनेसिस कहाँ पे दिया गया है? ठीक है, इंग्लिश लॉ का है, इंडियन लॉ का है, ज्यूइश लॉ का है कि स्वीडिश लॉ का है? तो देखिए इसमें यूजीसी ने यहाँ पे 2 ऑप्शन उन्होंने करेक्ट बोला था. एक है इंग्लिश लॉ और दूसरा है ज्यूइश लॉ. तो बोथ आर द करेक्ट वन. वैसे तो आपका जो आरसीआर है उसका ओरिजिन इज फ्रॉम ज्यूइश लॉ, लेकिन इंडिया ने इंग्लिश लॉ वाला अडॉप्ट किया था, राइट. समथिंग यू आर गोइंग टू फाइंड इन द टेक्स्ट. ओके, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट उन्होंने मतलब जो यूजीसी है उन्होंने पब्लिश किया था, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 79. Which one of the following is not one of the modes of termination of agency? ये भी काफी important topic है जो आपका contract of agency में आता है. Okay, and it is given, अगर termination of agency की बात करें तो ये आपका section 201 में दिया गया है of Indian Contract Act, जहाँ पे आपके 5 grounds हैं. ठीक है, 5 grounds में देखिए insolvency of principal है, principals और agent death है, revocation है, but general lien of course जनरल लियन की वजह से टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी नहीं होती है. इट इज समथिंग एल्स. इट्स जस्ट लाइक यू आर क्रिएटिंग अ चार्ज ओवर सम प्रॉपर्टी. तो जनरल लियन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सेक्शन 80 है आपका, देखिए डेजर्शन से रिलेटेड है. सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस. की which of the following are true with regard to the desertion of spouse under Hindu Marriage Act 1955? तो देखिए डेजर्शन एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स दिया गया है अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज IB, I mean 1B, राइट, ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. एंड आप वहां पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो फैक्टम ऑफ सेपरेशन मिलेगा आपको, एनिमल्स डेसरेंटी मिलेगा, एंड लगातार 2 साल के लिए डेसर्शन होना चाहिए, एंड the desertion must be without a reasonable clause. तो यहाँ पे जो आपका D दिया गया है, right, it is not the correct one. ठीक है, without reasonable cause होना चाहिए, और लास्ट है आपका without the consent of the petitioner. yes, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका A, B, C और E is the correct combination. यही चारों करेक्ट है. Now, next is 81. The doctrine re ipsa loquitur was applied by Supreme Court in which case?
repeated question. It's a municipal corporation of Delhi versus Subhagwanti. Okay, things speaks for itself. So where the evidence is itself sufficient to prove the guilt of the defendant, right? तो ये doctrine है आपका tort का. Now, Article 338, Clause 5 of the Constitution, National Commission for Scheduled Caste has, okay, तो यहाँ पे आपको of course Article 338 देखना होगा, right? Clause 5. इसके accordingly देखिए, the NCSC, it has no power to issue revoke certificates and has no power to decide upon the validity of caste certificate. तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है? Now, 83 है आपका. Who said a legal person is any subject matter other than human being to which law attributes personality. तो ये आपका सालमन ने बोला था, ठीक है? Now, again match of the following, right? Postmodernism, ये आपका इससे मैच हो जाएगा critical legal studies से, all right? और source of law हो जाएगा आपका Vogtist से, Vogtist of course it's a source of law. Authority as a decision as a precedent, ये आपका ratio descendi है, decidendi. Then है आपका एनालिटिकल स्कूल, ग्रैंड नॉर्म है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा है तो बी सी डी तो काफी कॉमन है, ये आप मैच करके फिर ए आप मैच कर सकते हो. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. अगेन सेक्शन 85 आपका आ गया. सेक्शन 85 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके. लेट अस सी व्हाट आर दे. The power of legislation carries with it the power to delegate, and unless the legislature has completely abdicted or effaced itself, there is no restriction on the delegation of the legislative powers. ठीक है? Statement 2 क्या है? Parliament can abdicate or efface itself by creating a parallel legislative body. ठीक है? तो देखिए accordingly जो आपका statement 1 है that is correct. ओके, एंड जो आपका स्टेटमेंट 2 है, तो देखिए पार्लियामेंट कैन नॉट कंप्लीटली एब्डिकेट इटसेल्फ बाय क्रिएटिंग अ पैरेलल अथॉरिटी, ओनली द एंसिलियरी फंक्शंस कैन बी डेलीगेटेड. तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका स्टेटमेंट 2 इज योर इनकरेक्ट एंड हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. नॉटेबॉर्न केस, इट डील्स विद द नेशनैलिटी बाय नेचुरलाइजेशन. ठीक है, ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है. Now, assertion reason, the President of India is a mere constitutional head. Yes. In parliamentary form of government, the PM is the head of government. Yes. ठीक है, काफी simple है. And यहाँ पे देखिए both A and R are true, but R is not the correct explanation. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर. Now, NGT Act 2010. It came into force on which date? तो ये 18 अक्टूबर 2010 में आया था. Question number 89. Which of the following doctrines is called the doctrine of non-recognition? ठीक है, तो the correct answer is Stimson doctrine. ठीक है, the Stimson doctrine is basically the policy of non-recognition of states created as a result of war of aggression. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है. Now, 90 है आपका arrange the following protocols or declaration in the current chronological order. तो ये देखिए जितना भी आपका environment से related conventions हैं या protocols दिए गए हैं, you have to remember the year. आप देख सकते हो अपने सामने, ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पे ईयर की चर्चा हो रही है. ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल देखिए आपका 1997 में आया था. कार्टाजीना प्रोटोकॉल आया था आपका 2000 में. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड नागुआ प्रोटोकॉल आया था आपका 2010 में. रियो डिक्लेरेशन आपका 1992 में आया था. तो बेसिकली जो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस दिए गए हैं, यू हैव टू रिमेंबर the years of the important
कन्वेंशन। हो सकता है कि आपको सारे कन्वेंशंस की ईयर एज इट इज ना याद रहे, बट कोशिश करिए कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, राइट, एंड उनके थीम्स क्या क्या थे, बहुत जरूरी है। कुछ तो इनके काफी रिपीटेड हैं, जैसे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल हो गए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो डिक्लेरेशन है। रियो डिक्लेरेशन आपका वही अर्थ समिट वाला है, ठीक है, एजेंडा 21 वाला। ओके, एंड आपका बायोडाइवर्सिटी वाला है, रामसर कन्वेंशन है। ये सब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो जो फ्रिक्वेंटली एटलीस्ट आप उसका कोशिश करिए कि ईयर याद रहे, राइट। और एक दो भी आपको याद रहेगा तो आपको खुद इजी पड़ेगा कि आप एक ये ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे एंड सही आंसर आप सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का जैसे मैंने ईयर बता दिया। और हाँ, एक और पॉइंट, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप हो गया था, मतलब यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। नहीं सही ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ई से ही देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ई से मतलब आपका रियो डिक्लेरेशन से ही स्टार्ट किया गया है, इनको स्टार्ट करना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी से। तो इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन भी ड्रॉप हो गया था, बट स्टिल वी हैव टू यू नो कंप्लीट द प्रोसेस, वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। नाउ अब आ गया हमारा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। दो कॉम्प्रीहेंशन दिए थे 10 मार्क्स के, एक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड था, एक है आपका जस्टिस से रिलेटेड। एंड बिलीव मी, दोनों कॉम्प्रीहेंशन इस तरह से फ्रेम किए गए थे कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है इंटरनेशनल लॉ का या जस्टिस का, तो भी आप बहुत आराम से कॉम्प्रीहेंशन में से ही आप आंसर फिल्टर आउट कर सकते थे। इतना सिंपल आया था कॉम्प्रीहेंशन। 10 मार्क्स उन्होंने ऐसे ही मतलब आपको सर्व करके दे दिया था 2022 में। इस साल कैसे होगा नहीं पता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ओवर हियर केल्सन फोकसेस ऑन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन। सो केल्सन फोकसेस ऑन, ये देखिए लास्ट पैराग्राफ में ही दिया है। ओके, सो केल्सन हैज डिसाइडेड ऑन अ फॉर्मूला व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट यूसेज as a fact which is the origin of the rules of international law, states ought to behave as they have custom to behave. ठीक है, तो केल्सन focuses on state behavior being in conformity with the customary international law. सामने आपके आंसर परसा हुआ है, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 92, to which does the passage give primacy sorry, pactus and servanda or the principles of customary international law. तो आप अगर ये वाला इसका पूरा पढ़ोगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड कि ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के ज्यादा बात कर रहा है, ये देखिए, ठीक है, राइट। ओके, तो सामने ही है सब कुछ दिया। ओके, एंड ये है आपका, और ये भी है, सॉरी, ये है आपका, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला पैरा करोगे तो ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड मैक्सिमम ऑन द कस्टमरी वन, राइट, द गिवन पैराग्राफ। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, खाली बस ऊपर का कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, आंसर टिक करना है। The codification of Pactus Servanda finds a mention in which article of the Vienna Convention on the law of treaties. तो ये देखिए ऊपर आपका यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 26, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 26 आपका हो जाएगा। Which of the following is correct? Okay, तो Pactus Servanda is an absolute principle. Does it cover unequal treaties also? Pactus Servanda is not an absolute principle as it fails to explain the binding force of customary, या Pactus Servanda explain the binding force of customary rules. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, दैट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। ओके, ये
इट इज एन नॉट एन एब्सोल्यूट, ये भी आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा। ओके ठीक है, ये देखिए। ऑल राइट नाउ ओके ओके राइट। नेक्स्ट है आपका द लिटरल मीनिंग ऑफ pactus servanda is it is that agreements must be observed. ओके ओके तो ये भी आपको यहीं से ही मिल जाएगा, राइट। तो एक बार अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही जनरल एक लाइक पैराग्राफ इन्होंने दे दिया था विच इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। कुछ टेक्निकल नहीं था, आप नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, एकदम आपको आंसर मिल जाएगा सामने, ठीक है। सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ एनी लिटिगेंट? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके सो फॉर हियर क्या क्या ऑप्शन है? द चांस ऑफ सक्सेस वर्क ओनली इफ ही पुट्स हैंड्स ऑफ पेटी लॉयर्स एंड टाउट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये यहाँ पे आंसर दिया है, ठीक है। ओके ये है आपका आंसर। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। मेनी इंजर्ड पर्सन नेवर केम टू द कोर्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका है यहाँ पे दिया, never came to us, right? Because many of them were deterred by difficulties in the way, ठीक है। कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, कुछ इसके लिए अलग से नहीं पढ़ना था, बस खाली पैसेज पढ़ना था, आंसर देना था। 98 है आपका इन द पैसेज इट इज सेड दैट ऑल जेन्युइन डिस्प्यूट्स नेवर रीच द कोर्ट्स। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द जेन्युइन डिस्प्यूट्स नेवर रीच्ड द कोर्ट्स। ओके राइट, ये भी आपको यहीं से मिल जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे दिया गया है, मोस्ट ऑफ द जेन्युइन डिस्प्यूट्स नेवर रीच्ड आवर कोर्ट्स, बट फाइन। तो ये है आपका आंसर। 99 है आपका व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर अ लिटिगेंट टू सीक जस्टिस इन इंडिया एंड इंग्लैंड? चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपका देखिए फर्स्ट लाइन में ही दिया था, इन इंग्लैंड जस्टिस गोज टू द पब्लिक, इन इंडिया पीपल हैड टू कम टू द जस्टिस। ओके तो ये डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट है आपका whether in the strange cases there were any common grounds? there was no common ground, ये भी आपका आंसर यहीं पे दिया गया है। In those strange cases there was no common ground, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। So this is it, this is all your 100 questions जो आपका paper 2 मैंने solve करवा दिया। If you have any query you can write down in the comment section box also. Thank you for watching this video. और अगर आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज्यूरिस चैनल टू गेट द फर्दर अपडेट्स।